अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पौड़ी में आज एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पौड़ी के पैठाड़ी इलाके में होलियारों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गाड़ी में 14 लोग सवार थे, 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि बाकी घायल हो गए हैं। सम्मान घायलों को इलाज के लिए पौड़ी और पावो के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी में सवार लोग चमोली के बिसौट गांव से होली मनाने पहुंचे थे। और अब बात करेंगे राज्य में सरकार गठन को लेकर खबर है। उत्तराखंड में अब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से पहले विधायकों की शपथ होगी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाया जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को ही उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और इसी बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान भी हो सकता है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को ही राज्य के अगले सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी बैठक में शामिल होंगे और 20 मार्च को सीएम का सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इसका फैसला होली के बाद होगा। दिल्ली से देहरादून तक कयासबाजी जोरों पर है। आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी और कौन मंत्री बनेगा, और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जब हर कोई होली का त्योहार मना रहा होगा तो उसमें प्रदेश बीजेपी के विधायक और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी शामिल होंगे, लेकिन सबके जहन में सवाल एक ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री। खबर है कि दिल्ली में अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुरक्षित रख लिया है और किसको कमान सौंपी जाएगी ये बात 19 या 20 मार्च को विधानमंडल की बैठक में सबके सामने होगी और संभावना है कि 21 मार्च को शपथ के साथ नई सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा। देखिए, विधानमंडल की जब बैठक होगी उसी में से विधायकों में से ही सर्व समिति बनती है, उसी में नेता दल का चुनाव होता है और पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से वहाँ पे रहते हैं। उसी के तहत ये परंपरा चली आई है, उसी परंपरा के तहत होना है। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद बीजेपी के कई नेता दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं और अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में होली मनाने के बाद देहरादून में जुटेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने तक चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी रहेगा, जिस माहौल को उत्तराखंड की जनता साल 2021 में 2 बार देख चुकी है। बस इस बार फर्क इतना है कि सरकार से पहले होली का त्योहार है। हर्ष और उल्लास का त्योहार होली है, सब लोग उमंग के साथ होली मनाएं। वैसे भी कोरोना की मार के बाद 2 साल बाद सबको अवसर मिला है, इसलिए सब कुछ भूलकर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा होली मनाएं। होली के बाद कोई भी बनेगा बनेगा। राजनीति में रंग चढ़ते और उतरते देर नहीं लगती। ऐसे में इस बार होली के बाद किस पर रंग चढ़ा रहेगा और किसका रंग उतरेगा, ये 18 मार्च के बाद के अगले 48 घंटे तय कर देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खटीमा से हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि पार्टी के अंदर ही भीतरघात के सुर उठने लगे हैं। सीएम धामी के आवास मिलने आई बड़ी संख्या में महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने ही पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के दौरान भीतरघात करने का आरोप लगाते हुए भावुक हो गए। वहीं इस दौरान आपको बता दें सीएम धामी ने कहा है कि संगठन इस पर पार्टी फोरम पर संज्ञान लेगी। पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान लिया जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की है और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान दिया उसी व्यक्ति को हरिद्वार ग्रामीण का पर्यवेक्षक बना दिया गया। हरीश रावत ने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साजिश के तहत इस मुद्दे को उनके साथ जोड़कर पेश किया गया। और वहीं प्रदेश में नए सीएम बनने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जब वे अपने घर की रार ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसे में दूसरों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।
साजिश कर रहा हूँ, मुझे भी पता, आपको पता? मुझे 2 दिन बाद पता चला कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द कॉइन अप किया है, लोगों ने पैदा किया है, लाल कॉइन। और वो व्यक्ति जो है जिसके लेकर के सब रार मची, वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही इस रार के बाद हरिद्वार ग्रामीण का जो है पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, अपने को घोषित करता है और वहाँ पहुँच जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका मुझे कहीं से अता पता भी मालूम नहीं, कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं जिस विषय की, जो है उसकी टोपी मेरे सर पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब मैं अपने घर में मची हुई रार को नहीं थाम पा रहा हूँ, तो फिर मुझको दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस नेता अविनाश पांडे खोजेंगे। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी से नेता विपक्ष प्रीतम सिंह की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। करीब 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष और 8 महीने नेता विपक्ष रहने वाले प्रीतम सिंह कांग्रेस के अकेले बड़े नेता हैं जो विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। और यही बात फिर एक बार नेता विपक्ष के लिए प्रीतम सिंह की दावेदारी को पुख्ता बना रही है। वहीं बुधवार को दिल्ली में प्रीतम सिंह की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। बातचीत को प्रीतम सिंह ने अनौपचारिक बातचीत करार दिया, लेकिन इशारों में यह भी साफ बता दिया कि अगले 5 साल पार्टी किसी भी सूरत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। कि अब जब कहीं पर मुलाकात होती है तो बात होती है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रदेश में आकर के तमाम चीज़ों की समीक्षा करने का काम करें। कब तक उम्मीद है सर? मैं समझता हूँ होली के बाद संभव तो ये सब हो पाएगा। कांग्रेस में नेता विपक्ष के साथ साथ नया अध्यक्ष भी तय होना है, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी लगातार 2 चुनावी हार से टूट चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की। खुद चुनाव हार चुके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीत राम का कहना है कि नेताओं को अब झगड़ों से आगे बढ़ना होगा। विश्वास है कि कांग्रेस इन सब चीज़ों से सबक लेगी और जो हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो जिस तरह से कांग्रेस की हवा थी जनता में, उसके विपरीत हमको परिणाम मिले और इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को अब नए सिरे से खड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस को अब राज्य में चुनाव लड़ने का अगला मौका 2027 में मिलेगा। ऐसे में मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस का हाल अगले 5 साल में कहीं और खराब ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जीत कर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। श्रीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को हराकर दूसरी बार विधायक बने धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में जनाभार रैली निकालकर जनता को धन्यवाद दिया है। थलीसैंड से होते हुए श्रीकोट, डांग और एठाण क्षेत्रों में पहुंचे धन सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाने के साथ डीजे की धुनों पर नाचते गाते भव्य स्वागत किया। इस दौरान डांग क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने NIT मैदान में स्टेडियम बनाने के साथ ही शहरी क्षेत्र में घरेलू रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द श्रीनगर नगर निगम के सीमांकन का कार्य पूरा किया जाएगा। और पूरी महिलाओं की कमान होनी है। अब हमारी प्राथमिकता यह है कि यहाँ पे मेरिन ड्राइव का काम अब इन 5 सालों में हम शुरू करेंगे। ठंडी रोड का काम शुरू करेंगे। एक NIT के सामने जो हमारा ITI डूब गया था 2013 की बाढ़ में, उसमें एक भव्य स्टेडियम बनाने का भी मैंने कहा है कि उसको स्टेडियम बनाया जाएगा और नगर निगम का जल्दी यहाँ सीमांकन कर दिया जाएगा। श्रीनगर में भी हम हर घर में LPG की जो गैस पाइपलाइन है वो घर घर तक हम जोड़ें। विधानसभा चुनाव के बाद अब जल्द ही विधायकों को आवास भी आवंटित होंगे। ऐसे में किसी विधायक को ग्राउंड फ्लोर चाहिए तो किसी को टॉप फ्लोर चाहिए, जिसके लिए विधायकों ने अपनी अपनी पसंद और स्वास्थ्य कारणों को बताते हुए अब अपने लिए MLA आवास में डिमांड दी है और इन दिनों MLA आवास को सजाया जा रहा है। विधानसभा परिसर में भी रंगाई पुताई का काम चल रहा है। इस बार 70 में से 35 विधायक नए हैं जो विधानसभा पहुंचे हैं, जिनके लिए MLA हॉस्टल भी तैयार
करवाया जा रहा है और विधायकों ने अपने आवास के लिए डिमांड भी अधिकारियों को दे दी है। कुछ माननीय विधायकों को उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, कुछ स्पेस के हिसाब से, कुछ माननीय विधायक स्वास्थ्य के हिसाब से बात करते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको किस तरह का आवास चाहिए, तो उस पर विचार किया जाता है। प्रथम आवे प्रथम पावे का आधार होता है यहाँ पर। पिथौरागढ़ में चाइना और नेपाल से सटे इलाकों को अब सेना को देने की तैयारियां चल रही हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूदा 15 गांवों को बॉर्डर मॉडर्न विलेज भी में तब्दील किया गया है। नए प्लान से साफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में आने वाले दिनों में सेना का जमावड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इन इलाकों से पलायन भी थमेगा। पिथौरागढ़ में व्यास और दारमा घाटी में कई इलाकों को सेना को दिए जाने की कवायद तेज हो गई है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी के गुंजी, कालापानी और ज्वालिंगकोंग में सेना की अग्रिम चौकियां बनाई जानी है। यही नहीं, मुनस्यारी और मिलम में भी अग्रिम चौकियों को स्थापित किया जाना है। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम इलाकों को सेना को दिए जाने से पहले अधिग्रहण, ट्रांसफर और लैंड लीज के किराए को लेकर सेना और प्रशासन के बीच अहम मीटिंग हो रही है। सिविल मिलिट्री लाइजन की जो हमारी मीटिंग हुई थी, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस उसमें लिए गए और हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में और मुनस्यारी और कुछ जगहों पे हमें जो लैंड दी जानी है, उसमें कुछ जगह पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रपोजल्स भी हैं, तो उसमें भी हम उन्हें असिस्टेंस दे रहे हैं और एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और प्रशासन के बीच बॉर्डर इलाकों में भूमि अधिग्रहण के साथ ही नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार लगाए जाने पर भी सहमति बनी है। पहले चरण में धारचूला में महाकाली और गुंजी में कुटी यांकी नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जानी है। मिलम, जौहार, दारमा, व्यास घाटियों को रोड के साथ ही संचार कनेक्टिविटी भी दी जानी है, जबकि नई नीति के मुताबिक बॉर्डर के 15 गाँव को बॉर्डर मॉडर्न विलेज के रूप में भी स्थापित किया जाना है। नबिढांग और कालापानी, गुंजी, बुदी, छियालेख और नाभी, इन सारे इलाकों में लैंड प्रपोजल्स, तिदांग की तरफ भी हम उन्हें लैंड दे रहे हैं, तो वो सारे उन पे कुछ जगह हमारे प्रपोजल्स स्टेट गवर्नमेंट में जा चुके हैं और कुछ में फॉरेस्ट क्लियरेंस की कार्रवाई हो रही है। सामरिक नजरिए से अहम इन इलाकों में अगर जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा होता है तो इसका फायदा सेना के साथ ही स्थानीय लोगों को भी मिलेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि बॉर्डर पर जारी पलायन की रफ्तार भी थमेगी और देश का सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नई टिहरी शहर में होली के वक्त सुनसानी छाई हुई है और टिहरी बांध बनने के बाद ज्यादातर लोग देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश चले गए हैं। अब नई टिहरी में ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी ही रहते हैं। हालात ये है कि छुट्टियां होते ही अधिकारी कर्मचारी भी देहरादून चले जाते हैं। इस वजह से होली के वक्त रौनक के बजाय टिहरी में सुनसान रहता है और इक्का दुक्का लोग ही बाजारों में दिखते हैं। नई टिहरी का यही हाल अन्य त्योहारों में भी देखा जाता है। जो पुरानी टिहरी शहर था, उस पुरानी टिहरी की शहर की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, वहाँ तो ये लगा लीजिए कि हर 10 विकास खंड हुआ करते थे और 10 विकास खंडों के व्यक्ति जो है 10 बजे जो है आपके पुरानी टिहरी के चौराहे पे आपको मिल जाते थे। और आगे भी खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक ले।